हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। मेरा नाम है प्रश्ना जैन। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स या पेडागोजी ऑफ बिजनेस स्टडीज बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में कुछ एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो आप इसमें पहले बिजनेस स्टडी एज अ डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन इसके नेचर और स्कोप के बारे में हम बात करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज से आप क्या समझते हैं? बिजनेस स्टडीज एक ऐसा एकेडमिक सब्जेक्ट है जो इस चीज की स्टडी करता है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ बिजनेस का क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये सारी चीजें हमें बिजनेस स्टडीज में सीखने को मिलती है। डेफिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी की यहाँ डेफिनेशन है, बिजनेस स्टडीज प्रोवाइड्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द मार्केट दे सर्व एंड द वाइडर एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट। यहाँ पे मैंने और भी 2-3 डेफिनेशन ऐड किए, आपको जो इजी लगे आप वो लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस स्टडीज की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है, उस सब्जेक्ट में पढ़े जाने वाले सारे चैप्टर्स। तो आपने क्लास 11 से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक बिजनेस स्टडीज को पढ़ा होगा, तो उसमें आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं या उनके चैप्टर्स हैं वही बिजनेस स्टडीज का स्कोप बन जाते हैं। सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस स्टडीज में हम क्या समझते हैं कि ट्रेड कैसे होता है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को हम ट्रेड बोलते हैं। इसमें होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, इनके बारे में आप पढ़ते हो। फिर हम पढ़ते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बिजनेस जो है वो कितने तरीके से होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हिरार्की क्या होती है, ये सब हम पढ़ते हैं। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। थर्ड इज मैनेजमेंट। हम बिजनेस में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग। तो आपने बिजनेस मैनेजमेंट में जो भी चीजें पढ़ी है वही हमारे बिजनेस स्टडीज का स्कोप है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज में हमें फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज मिलती है। मार्केटिंग, मार्केट कैसे काम करता है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो 4 पीस फिलिप कोटलर के आपने पढ़े होंगे जरूर। फिर हम बिजनेस स्टडीज में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखते हैं, है ना, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या एंटरप्रेन्योर के फीचर्स होते हैं, क्या काम होते हैं उनके, इस तरह से। फिर हम बिजनेस स्टडीज में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में हमारी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। फिर हम बिजनेस स्टडीज में बिजनेस लॉज और बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने सब्जेक्ट्स हमें बिजनेस स्टडीज में पढ़ने को, सीखने को मिलते हैं, वही सारा उसका स्कोप होता है। फिर बात करें नेचर ऑफ बिजनेस स्टडीज एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। तो बिजनेस स्टडीज भी अपने आप में एक पूरा फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसके बारे में डीप स्टडी की जा सकती है। तो उसका नेचर की बात करें तो पहला नेचर है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। इसका मतलब ये है कि इसकी नॉलेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से ली जाती है। जैसे बिजनेस स्टडीज में हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, लॉ पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ताकि हम कंज्यूमर बिहेवियर को और मोटिवेशन को, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकें। तो पहला नेचर है बिजनेस स्टडीज का कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। दूसरा, बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल और अप्लाइड ओरिएंटेशन होता है। क्या मतलब है इसका, कि हम रियल लाइफ में जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना सीखते हैं। हम डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो बना पाते हैं और थ्योरीज जो हम सीख कर आते हैं उसे हम रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। डायनामिक इन नेचर, जैसा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड है, वो चेंज होता रहता है, वैसे ही हमारी बिजनेस स्टडीज भी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम चेंजेस देखते रहते हैं। तो अभी रिसेंट चेंजेस क्या है, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सारे हमारे एमर्जिंग प्रिंसिपल्स हैं। वोकेशनल और करियर ओरिएंटेड बिजनेस स्टडीज आपको पता होगा कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमें करियर में भी हेल्प करता है। जैसे लोग सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, है ना, अकाउंटेंट बनते हैं, इस तरह से। एथिकल और सोशल ओरिएंटेशन की बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो बिजनेस एथिक्स, बिजनेस स्टडीज में बिजनेस एथिक्स होते हैं, और बिजनेस स्टडीज में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करना पड़ता है।
जिससे हम सोसाइटी और एनवायरनमेंट के पॉजिटिव डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। फिर आता है कंसेप्चुअल और एनालिटिकल। बिजनेस स्टडीज जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, वो कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण करना। हमें इस डिसिप्लिन में नॉलेज का विश्लेषण करना पड़ता है, जिससे हम बिजनेस सिचुएशन को समझ सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, ग्राफ, चार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सबसे भी मीनिंग ड्रॉ कर सके। फिर आता है डिसीजन मेकिंग फोकस। बिजनेस स्टडीज का मेन एम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना। जो भी बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस में पॉजिटिव डिसीजंस ले सके, जिससे उसका बिजनेस ग्रो कर सके। सोशल और इकोनॉमिक रेलेवेंस। बिजनेस स्टडीज एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सोसाइटी में और इकोनॉमी में देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस स्टडीज इज डायनामिक, इंटरडिसिप्लिनरी, practical, socially relevant, and prepare students not only for career in commerce and industry but also for responsible। आप चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़कर बिजनेस ना खोलो, अपना ना शुरू करो, पर आपको नॉलेज किस बात की हो जाएगी कि आप एज अ कंज्यूमर तो कॉमर्शियल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करते ही हो। ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि बिजनेस स्टडीज को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल्स में। तो क्या उसके एम्स होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में बेसिक डिफरेंस बताऊंगी। एम्स क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं एजुकेशन के, कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम का छोटा सा पार्ट, हम जो करना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसको पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्स का स्कोप वाइड होता है, टाइम बाउंड नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का स्कोप नैरो होता है और पर्टिकुलर लेसन या यूनिट्स तक ही उसका फोकस रहता है। एम्स जनरल स्टेटमेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स प्रिसाइज स्टेटमेंट होते हैं, टू द पॉइंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये विजन प्रोवाइड करवाता है टीचिंग को, और ऑब्जेक्टिव से हमें सिर्फ लेसन को प्लान करना, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से एम और ऑब्जेक्टिव अलग अलग चीजें हैं। अब बिजनेस स्टडीज के एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला एम है बिजनेस की अवेयरनेस को डेवलप करना। हमें पता तो चले कि बिजनेस का नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति, उस उसके कार्य क्या है, वो कैसे काम करता है रियल लाइफ में। उसके बाद बिजनेस का सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या रोल है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करना, है ना, फ्यूचर करियर्स के लिए हमारे लिए रास्ते खोलना। इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर बिल्ड होती है, एथिकल और सोशल वैल्यूज से भी हम अवगत होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आपको अपने आंसर में, क्योंकि आपके ये पेडागोजी का सब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बिजनेस स्टडीज में इस तरह से आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में हमें बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ाना चाहिए। देखो, बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटी क्लासों में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, है ना। लेकिन बिजनेस स्टडीज एक अलग डिसिप्लिन है, जिसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्लास 11 में ही होता है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में बिजनेस स्टडीज को पढ़ाने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हमें बेसिकली 5 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स और एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि बिजनेस स्टडीज की हम नॉलेज देना चाहते हैं। तो बिजनेस स्टडीज में जो टॉपिक्स होते हैं उसी की नॉलेज देंगे, जैसे कि बिजनेस कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, टर्मिनोलॉजी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके काम क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये चीजें कैसे काम करती है, बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमी और सोसाइटी में। उसके बाद नए नए जो बिजनेस के टॉपिक्स आ रहे हैं, एमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे ई बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इनके बारे में नॉलेज देना। तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर है कि हमें हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड होती है, हमें व्हाट का पता चलता है कि क्या है बिजनेस स्टडीज, है ना, इसीलिए पढ़ाया जाता है। सेकेंड थिंग आती है स्किल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस स्टडीज को सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ाने से हमें कौन सी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना सीखते हैं, इनवॉइस बनाना सीखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें डेवलप होती है, और टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को हम यूज करना सीख जाते हैं।
फिर बात करें हमारे एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं। जब हम 11-12 में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो हमारे एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं। हम क्रिएटिव बन जाते हैं, इनोवेटिव बन जाते हैं, रिस्क टेकिंग बिजनेस का फोरमोस्ट प्रिंसिपल है किसी भी एंटरप्रेन्योर का कि वो रिस्क टेकिंग सीख जाता है। रिस्क का मतलब हम समझ जाते हैं बिजनेस स्टडीज को पढ़ के। हमें एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर हॉनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये सारी चीजें आ जाती है। एक टीम वर्क को लेकर, कॉपरेशन को लेकर, नेतृत्व, लीडरशिप को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। उसके बाद हमारी जागरूकता बढ़ती है कि हमारे क्या क्या सामाजिक दायित्व है और हमारी क्या सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो सकती है। हम बिजनेस इस तरह से करें जिससे हमारा प्रॉफिट तो हो लेकिन किसी और का नुकसान नहीं हो। कंज्यूमर राइट्स और फेयर बिजनेस प्रैक्टिस को लेकर हमारे अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग्स आती है, तो ये हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, हमें नॉलेज मिल गई, हमारी स्किल्स डेवलप हो गई, हमारे एटीट्यूड में चेंज आ गया। अब हम इन सारी चीजों को हमारे लाइफ में यूज भी तो करेंगे जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाए। हमने अगर कोई नॉलेज गेन किया है तो हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल बिजनेस नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, बिजनेस की केस स्टडी को समझना शुरू करते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी बिजनेस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए जैसे बच्चे सीए करते हैं तो उनको बेसिक अकाउंटेंसी और फाइनेंस की नॉलेज होनी जरूरी है, इसीलिए 11-12 में बिजनेस स्टडीज को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर बात करें मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बिजनेस स्टडीज एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीख जाते हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस समझते हैं, रोल ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट कैसे काम करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी से हमें अगर बिजनेस लैंग्वेज में बात करनी हो तो वो कैसे होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसको समझना, उसको हमारे बिजनेस में अडेप्ट करना, बिजनेस रिस्क के बारे में जानना और बिजनेस रिस्क को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सीखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में जागरूकता बनाना, एथिकल बिजनेस कंडक्ट को सीखना, डिजिटल टूल्स का यूज करना, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इस तरह से हमारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को सीनियर सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग ये बिजनेस स्टडीज हम पढ़ाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मैंने आपके नोट्स में फिर भी ऐड कर दिया है। जब भी क्वेश्चन आए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, आपको अपने आंसर में इस तरह से क्रोनोलॉजी प्रेजेंट करनी है ना। जब से ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक हमने बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, चीज के बदले चीज देना, है ना, एक्सचेंज सिस्टम जिसे कहते थे। उसके बाद स्किल नॉलेज जो है वो स्टार्ट हुई थी, जैसे कुम्हार जो है वो मटके बनाता था, कोई रंग का काम करता था, कोई कपड़े बुनता था, इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजों से बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ। सबसे मेजर चेंज जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को माना जाता है, इसमें फैक्ट्रीज जो है वो ओपन होनी शुरू हुई, इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई, इस तरह से। तो आपको टिल डेट आज हम कहाँ हैं, आज हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल ऑनलाइन कोर्सेज, इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग बिजनेस स्टडीज में मैगजीम्स क्या है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, मैगजीम क्या होती है। मैगजीम्स ऐसे सिद्धांत होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए और यूज की जाती है। तो सबसे पहला सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। बच्चों को पहले जो वो जानते हैं उसके बारे में बताओ, उसके बाद जो वो नहीं जानते उस कंसेप्ट को समझाओ। जैसे बैंक के बारे में अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले उनको ये पूछो कि आप अपना पैसा कहाँ सेव करते हो, सेव किए हुए पैसे पे क्या आपको कोई ब्याज देता है या कुछ बढ़ते हैं वो पैसे। इस तरह से छोटी मोटी बातों से आप शुरू करोगे टॉपिक तो आप उनको बैंकिंग के बारे में पढ़ा सकते हो। फिर आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आप उनको आसान चीजें पढ़ाओ, उसके बाद आप जटिल अवधारणाओं पर उनको लेकर जाओ। जैसे आपको अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह से हम बना सकते हैं ये समझाना है तो सबसे पहले आप उनको सोल प्रोप्राइटरशिप समझाओ, जिसमें एक अकेला व्यक्ति होता है, उसी का सारा बिजनेस होता है, वही सारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो आप पहले अगर उसके फीचर्स को समझाओगे उसके बाद आप उसे कंपनी जैसा बड़ा और कंपनी जैसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक वो समझा पाओगे।
कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट का मतलब ऐसी चीजें जो फिजिकली हमें दिख रही हो, और एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो चीजें कैसे काम करती है जो हमारे थॉट्स में हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। टेंजिबल और इनटेंजिबल आपने सुना होगा, मूर्त और अमूर्त, है ना। वैसे ही तो मार्केटिंग का एक एग्जांपल यहाँ मैंने ऐड किया है कि जब आपको मार्केटिंग पढ़ानी हो बच्चों को, तो आप पहले एक प्रोडक्ट लो, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको एक्सप्लेन करो, फिर उनको बताओ कि कैसे इस प्रोडक्ट को बनाया जाता होगा, कहाँ ये बनता है, हमारे पास कैसे पहुंचता है, उसके बाद इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, और इसके बारे में प्रमोशन कैसे किया जाता है, राइट। तो कंक्रीट चीजों से, फिजिकल या टेंजिबल चीजों से हम इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकते हैं। फिर अगला सिद्धांत आता है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में आप पहले किसी कंपनी का एक एग्जाम्पल उठाते हो, उसके बारे में समझाते हो, फिर क्या किया जाता है या हमेशा चीजें कैसे काम करती है बिजनेस में, वो आप एक्सप्लेन करते हो। इसका मैंने एग्जाम्पल ऐड किया अमूल का, कैसे अमूल गांव-गांव के जो भी ग्वाले होते हैं उनसे दूध इकट्ठा करके अपनी फैक्ट्री के अंदर उसे प्रोसेस करके पैकेट्स में बांध के कैसे अपने बिजनेस को चला रहा है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल है। तो आप सीधा कोऑपरेटिव सोसाइटी समझाने के बजाय बच्चों को पहले अमूल कंपनी की वर्किंग को समझाओ, उसके बाद उन्हें पूरे टॉपिक को समझाओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है। एनालिसिस टू सिंथेसिस की मैं बात करूं तो इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि आप पहले पार्ट्स को समझाओ। कोई एक बड़ा टॉपिक है, उसके जो छोटे टॉपिक्स होते हैं पहले उनको एक एक करके समझाओ, उसके बाद आप कंप्लीट वो कैसे काम करता है वो समझा सकते हो। इसका एग्जांपल मैंने ऐड किया है कि आपको अगर स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आप इन तीनों को अलग अलग समझाओ, पहले पार्ट्स को पहले समझाओ और फिर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कैसे काम आता है, क्या उसका यूज होता है ना, कैसे वो बनाया जाता है वो समझा सकते हो। अगला आता है होल टू पार्ट, मतलब कि पहले आप एक बड़ी पिक्चर को एक्सप्लेन करते हो, फिर आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अंदर से एक्सप्लेन करते हो। तो ये भी एक सिद्धांत है जो किसी ना किसी तरीके से हम यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे हमें व्यवसायिक वातावरण समझाना हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझाना हो, तो हम सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझाते हैं, उसके बाद उसके जो भी घटक है, जैसे आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, है ना, तकनीकी वातावरण, इस तरह से हम अलग अलग उसके घटक को बाद में समझाते हैं। तो ये हो गया होल टू पार्ट। फिर आता है एम्पायरिकल टू रेशनल। एम्पायरिकल वर्ड का मतलब है जो एक्सपीरियंस से हम चीजें सीखते हैं, रेशनल का वर्ड है हम जो लॉजिक लगा के चीजें सीखते हैं। तो एक्सपीरियंस वाली चीजों चीजों को बच्चों को एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, उसके बाद लॉजिक लगाया जाता है। जैसे आजकल फोन पे का यूज तो सब करते हैं, तो एम्पायरिकल का मतलब हो गया कि आप पहले फोन पे कैसे काम करता है वो बताओ, क्योंकि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद भी प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं। ठीक है, गूगल पे कैसे काम करता है वो बताओ, पेटीएम कैसे काम करता है वो बताओ, उसके बाद आप उनको डिजिटल पेमेंट का जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, और कैसे डिजिटल पेमेंट जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट करता है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें आप पहले बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट लेवल को चेक करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उनको लॉजिक समझाते हो। जैसे आप पहले आपको समझ लो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाना है, तो आप साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को पहले समझाओगे, फिर लॉजिक के पीछे जाओगे। जैसे आप उनसे पूछोगे कि आप कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हो, उसके बाद आप उनसे पूछोगे आप उसे क्यों यूज करते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि वो सस्ता है, कुछ बच्चे बोलेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो इजीली हमें मिल जाता है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि उपभोक्ता बाजार में क्रय कैसे करता है, क्या सोचकर वो क्रय करता है। तो पहले आप एक की साइकोलॉजी को पकड़ के आप पूरे कंसेप्ट को समझा सकते हो। फिर आता है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन में हम एग्जाम्पल्स से कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, ओके। और डिडक्शन में हम पहले कंसेप्ट को समझाते हैं, फिर उसे कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं वो सिखाते हैं। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा और कौन सी मैगजीन्स हो सकती है बिजनेस स्टडीज की, रियल लाइफ एग्जांपल्स को समझाना। आपको मैगजीन्स वाले क्वेश्चन में सिंपली सिद्धांतों को समझाना है और सबके एक एक एग्जाम्पल देना है। मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, आप इनको देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, क्योंकि कॉमर्स ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं,
इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पर इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको पीडीएफ जो है, जो भी आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप वहाँ पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिजनेस स्टडीज का बाकी सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, या फिर को रिलेशन से आप क्या समझते हो, और बिजनेस स्टडीज कैसे दूसरे सब्जेक्ट से को रिलेटेड है। या फिर क्वेश्चन आता है कि बिजनेस स्टडीज का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर एक्सप्लेन करो। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, जब एक डिसिप्लिन दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज को भी इंक्लूड करके एक नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं हम, जिनमें हमें बाकी नॉलेजेस की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज बोलते हैं। तो बिजनेस स्टडीज कैसे इंटरडिसिप्लिनरी है, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर एग्जांपल लें, तो उसमें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, जिससे हमें इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम कंज्यूमर एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, जिसमें हमें ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना पड़ता है। लीगल एनवायरनमेंट में हमें लीगल सिस्टम यानी लॉज को पढ़ना पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट के लिए हमें सोशल फैक्टर्स को देखना पड़ता है। इस तरह से बिजनेस स्टडीज में किसी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें नॉलेज जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन से लेनी पड़ती है। यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़नी जरूरी है। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमें अकाउंट्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और हमें अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है तो हमें लॉ पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नोट्स में ऐड किया है कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, जिससे हम मार्केट कैसे काम करते हैं, डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है, प्राइस कैसे सेट होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करती है। अकाउंट्स क्यों पढ़ना है, भाई बिजनेस खोलोगे तो आप अपने अकाउंटिंग तो करोगे ना, जिससे आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, एनालाइज करोगे और इंटरप्रेट करोगे। मैनेजमेंट की जरूरत है, भाई बिजनेस खोलोगे अपना या बिजनेस स्टडीज आप पढ़ रहे हो, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स को भी तो मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, मार्केटिंग पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, लॉज पढ़ते हो। कोई कंपनी खोल रहा है तो उसे लॉ तो पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ हमें हमें किन किन चीजों के लिए बाउंड कर रहा है। उसके बाद आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए, इसीलिए आप इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आज सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है, बिजनेस भी आधे से ज्यादा इंटरनेट पर हो चुका है। एथिक्स और फिलोसफी भी आपको इसमें पढ़नी पड़ती है, राइट। एग्जाम्पल्स मैंने ऐड किए, आप इस तरह से एक पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हो। जब इंटरडिसिप्लिनरी की बात आए तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर समझाना है, बिजनेस स्टडीज में इंटरडिसिप्लिनरी कैसे है वो आपको ये टेबल बनानी है। उसके बाद एग्जाम्पल देकर इंपॉर्टेंस बतानी है। क्या होता है जब हम बिजनेस स्टडीज में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं? पहला, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। एक अकेले नॉलेज से हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते, तो 360 डिग्री एंगल से अगर आपको किसी बात पर नॉलेज चाहिए तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, स्किल डेवलपमेंट और अडेप्टेबिलिटी। ये फिर से मैंने यहाँ पे टेबल और चार्ट ऐड किया है, तो आप इजीली यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ये लर्निंग में बहुत हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए नोट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। 4th ग्रेड की जो आगे आने वाली वैकेंसी है, उसका जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी हम बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप प्लीज चैनल से जुड़े रहिए। ई बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता इस पर, लेकिन हमेशा ये पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। ई बिजनेस का क्या मतलब है? जब आप अपने बिजनेस प्रोसेस को इंटरनेट पर करते हो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करना अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। ओके, तो उसी उसी को हम जनरली बिजनेस, ई बिजनेस बोलते हैं। E-business is the application of information and communication technology in support of all the activities of business. जब आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज इंटरनेट के सपोर्ट से हो रही हो, तो हम उसे ई बिजनेस कहते हैं। फीचर्स क्या है? इंटरनेट का यूज होता है, डिजिटल नेटवर्क को यूज करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब है सारी चीजें एक साथ। ग्लोबल रीच, ई बिजनेस की वजह से हमारा इंटरनेशनली बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। 24/7 अवेलेबिलिटी, कभी बंद नहीं होता।
दुकान होती है, ऑफलाइन बिजनेस होता है, वो तो दुकान बंद करनी पड़ती है, अपने टाइम पे खुलती है। लेकिन ई बिजनेस जो है वो 24/7 आप कभी भी अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन, काफी सारे खर्चे बचते हैं हमारे, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकान का भाड़ा, पेपर वर्क और इंटरमीडियरी बिचौलिए, ये सारी चीजें। अब टाइप्स आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें फैक्ट्री से डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिए जाते हैं, तभी तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर इतने कम रेट में आपको चीजें अवेलेबल होती है। फिर आता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है जो होलसेल में काम करती है। अमेजोन में तो आप सिंगल यूनिट मंगवा सकते हो, पर अलीबाबा में आपको क्वांटिटी में ऑर्डर करना पड़ता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब एडवांटेजेस क्या है ई बिजनेस के? मार्केट की पहुंच बढ़ती है, कस्टमर बेस आपका बढ़ता है, आपकी कॉस्ट कम, लागत कम आती है, और सुविधाजनक और तेजी से आपका ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन होता है। कस्टमर की सर्विस बेहतर होती है, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स मिल जाता है हमें डिसीजन लेने के लिए। अगर यही सारी चीजें ऑफलाइन हो तो हमें सारे अकाउंट संभालने पड़ेंगे पहले तो, उसके बाद हम आगे के लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अगर सारी चीजें डिजिटल है तो रिकॉर्ड भी डिजिटली मेंटेन होता है, तो हमें इजीली अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा जो है वो मिल जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो हमारा जो डेटा है वो चोरी होने का खतरा रहता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पे पूरा डिपेंडेंट है, अगर कनेक्शन गया तो काम रुक जाता है। फिर लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज भी हमें देखने को पड़ता है। ट्रस्ट एक मेजर फैक्टर है, जो ऑनलाइन बिजनेस में कम कस्टमर जो है वो ट्रस्ट कर पाते हैं। और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, रोज रोज नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो उनको मेंटेन करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन आता है टीचिंग बिजनेस स्टडीज के मेथड्स। मेथड्स स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में बहुत सारे मेंशन है, बट रेगुलरली जिन पर क्वेश्चन बनते आ रहे हैं मैं आपको सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी। आपकी स्टडी के लिए मैंने नोट्स में बाकी मेथड्स को भी ऐड किया है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। ये 3-4 कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हमेशा क्वेश्चन में आते हैं, तो हम इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट मेथड्स पर ही फोकस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग बिजनेस स्टडी। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब होता है? हमारे पास एक समस्या है और उसका हमें समाधान करना है। अब इसमें होता क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारी प्रमोट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाया जाता है, पहले स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम देता है या एक केस स्टडी देता है, और उनको हेल्प करते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। उस पूरी प्रोसेस में टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। इस तरह से बिजनेस स्टडीज को पढ़ाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप टेंशन मत कीजिए, आगे सारे नोट्स में सब कुछ ऐड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें सेंट्रल रोल किसका होता है? लर्नर का। सारी एक्टिविटी, सारा काम उसे खुद को करना पड़ता है, टीचर उसे गाइड करते हैं। ओके, अब स्टेप्स क्या होते हैं? आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से अगर बिजनेस स्टडीज का कोई कंसेप्ट समझाना चाहते हो तो उसमें स्टेप क्या है? सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम बच्चों को दोगे। ओके, वो एक रियल प्रॉब्लम भी हो सकती है और बनी बनाई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे अ लोकल ग्रोसरी स्टोर इज लूजिंग कस्टमर टू नियर बाय सुपरमार्केट। हमारे घर के पास एक सुपरमार्केट खुला है, इस वजह से हमारे घर के पास में जो दुकान है अंकल की, वो कम चल रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। ओके, कि प्रॉब्लम क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है, इस तरह से प्रॉब्लम को पूरा डिफाइन करना। तो स्टूडेंट समझ के कहते हैं कि स्टोर जो है उसमें प्रोडक्ट्स कम है, और जो सुपरमार्केट है उसमें एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती है, शायद इसलिए कस्टमर कम आ रहे हैं अंकल के पास। राइट, तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम को क्लियरली समझना। तो हमें समझ में आ गया कि वैरायटी नहीं है अंकल की दुकान में, इसीलिए सुपरमार्केट चल रहा है। ओके, उसके बाद है प्रॉब्लम को एनालाइज करना, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सारे काम तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, तो बच्चे ही करेंगे। लोकल स्टोर के पास जाएंगे और सुपरमार्केट भी जाकर आएंगे, स्टोर ओनर से और कस्टमर से बातचीत करेंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनकी प्राइस कंपेयर करेंगे और क्वालिटी कंपेयर करेंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, किन चीजों के बारे में, कस्टमर बिहेवियर, स्टोर एनवायरमेंट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ओके, फिर वो पॉसिबल सोल्यूशंस यानी जिन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं, वो
बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। भाई मेरे मन में 2-3 विचार है कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर ये भी करके देख सकते हैं, या फिर ये भी करके देख सकते हैं, है ना? तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें वो कहेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम इंट्रोड्यूस करें। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? जिससे कस्टमर आपकी शॉप को छोड़कर दूसरी शॉप पर ना जाए। ईमानदारी जिसे कहते हैं, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो हम चेंज कर देंगे। प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना, वैरायटी इंक्लूड करना, ऑफर्स और डिस्काउंट चलाते रहना। इसकी वजह से अंकल जी की भी दुकान पर कस्टमर आने लग जाएंगे। तो शायद ईच सोल्यूशन इज कंसिडर्ड अ हाइपोथेसिस दैट शायद सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, कैसे? उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके कि हम अगर इस सोल्यूशन को अप्लाई करें तो क्या सच में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो इस तरह से हम टेस्ट उनको कर सकते हैं। उसके बाद जो बेस्ट होता है उसे सिलेक्ट करना, और फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई जब हम करते हैं, फिर हम हमारे रिजल्ट्स को रिव्यू और इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। तो ये इस तरह से कंप्लीट स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। आपको हर स्टेप पर एग्जांपल इंक्लूड करके अपने आंसर को कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे क्या फायदे हमें मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, क्या इसमें लिमिटेशंस हैं, जैसे बहुत टाइम लग जाता है एक कंसेप्ट को समझाने में। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल्स में चले जाते हैं, राइट? फिर कंक्लूजन आपको अपने आंसर में ऐड करना है। अगला तरीका है आईसीटी बेस्ड। आईसीटी बेस्ड मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नया कंसेप्ट है आईसीटी का, इसीलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंस में ऐड करवाया है। ओके, तो आप इसके पॉइंट्स देख लीजिए, काफी इजी है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं हम, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनसे क्विज, पोल, है ना, इस तरह से उनका एग्जाम लेते हैं ताकि वो भागीदारी उनकी हो सके। ऑनलाइन चीजें उनको देता है पढ़ने के लिए, पीडीएफ्स बना के दे दी, ओके, वेबसाइट दे दी जहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन मिलती हो, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन पढ़ाना जैसे जूम पे, गूगल मीट पे, ओके, बिजनेस सॉफ्टवेयर सिखाना जैसे एक्सेल सिखाया, टैली सिखाया बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए। अब जैसे अकाउंटिंग्स तो आप किताबों से तो समझा रहे हो, साथ साथ उनको टैली पर भी बताओ कि अकाउंट्स कैसे किया जाता है। डिजिटल असाइनमेंट, असेसमेंट, एनहांस्ड विजुअल मतलब ग्राफ और चार्ट यूज करके बच्चों को पढ़ाओ जिससे उनको ज्यादा जल्दी समझ में आए, राइट? इस तरह से आईसीटी बेस्ड टीचिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगला आता है असाइनमेंट टेक्निक, जिसमें आप बच्चों को असाइनमेंट देते हो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देते हो, राइट? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, आप इसको पढ़ लेना। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आप सब जानते होंगे कि ट्रेनिंग जैसा कुछ होता है। हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं किसी हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए, जो प्रैक्टिकल काम होता है, जैसे जीएसटी के कोर्स करते हैं बच्चे तो उनकी इंटर्नशिप होती है। फिर प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग टेक्निक है जहाँ पे लर्नर जो है वो प्रोजेक्ट पर बहुत ही डिटेल गहराई से काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी एक टॉपिक पर और एक प्रॉब्लम पर। इससे होता क्या है, एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण अधिगम इसमें होता है, रिसर्च स्किल्स उनके डेवलप होती है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज को बच्चे सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट, अब उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट टेक्निक का? उद्देश्य आपको बताना है डेवलप रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, एनकरेज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। प्रोजेक्ट ग्रुप में होता है हमेशा, सिंगल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं, ओके। रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस के लिए हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। इस तरह से इसके फायदे आपको बताने हैं, और इसके नुकसान क्या है। एक तो ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, गाइडेंस चाहिए, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमें संसाधन भी चाहिए होते हैं जिनमें पैसे लगते हैं, ओके। और अब ग्रुप में 5 जने काम कर रहे हैं, मान लो 2 जने इनएक्टिव और 3 जने ही काम कर रहे हैं सिर्फ, ऐसा भी हो सकता है। और ग्रुप में प्रत्येक बच्चे का, विद्यार्थी का मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? फिर आता है डिस्कशन मेथड, इजी है। क्वेश्चनिंग मेथड, जिससे हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के उनको बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे लेके जाना। जैसे मैंने पहले पूछा कि आप सामान लेने कहाँ जाते हो, तो मार्केट में जाते हैं, है ना, मार्केट से आप क्या समझते हो, इसी से मैं अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास को शुरू करूँ। तो ये क्वेश्चनिंग मेथड हो गया।
फिर इलस्ट्रेशन, उदाहरण दे दे के चीज़ों को समझाना। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट थोड़ा मुश्किल है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी क्या-क्या क्षमता है किसी बिज़नेस की, क्या बिज़नेस की कमज़ोरी है। 2 चीज़ें, ये तो इंटरनल चीज़ें हो गई, एक बिज़नेस की अपनी क्षमताएँ और अपनी कमियाँ। फिर बात आती है अपॉर्च्युनिटीज़ की। अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होती है कि आपके लिए क्या-क्या बाहरी चुनौतियाँ हैं और फिर आपकी बाहरी क्षमता क्या-क्या है ना? बाहर कौन-सी ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको बेनिफिट कर सकती है आपके बिज़नेस में। जैसे जो पहले से ही अपने अकाउंट्स जो है वो कंप्यूटर पे मेंटेन करते थे और जब जीएसटी आया तो जब सबको इंटरनेट पे मेंटेन करना पड़ा, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और आपको अगर बेनिफिट हो रहा है उससे, तो ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। और अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिससे आपके बिजनेस को नुकसान है, तो वो आपके लिए थ्रेट है, राइट? तो स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे कंपनी या बिजनेस अपने खुद के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे काम करती है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। अगला क्वेश्चन है CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग क्या है? ये एक ऐसी अप्रोच है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को कंटिन्यूअसली मूल्यांकन करती रहती है। टेस्ट लेना, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, आपकी क्लास में ऐसे तो नहीं होता कि साल में एक ही बार एग्जाम होता होगा, है ना? छोटे छोटे टेस्ट हर महीने, हर हफ्ते, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री एनुअल्स, एनुअल्स, इस तरह से आपको आपसे छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं आपको एक बड़े एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए, राइट? तो ऐसा ही कुछ बिजनेस स्टडीज में आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस, कि अगर आपको 11-12 क्लास में CCE को अप्लाई करना है बिजनेस स्टडीज के बच्चों के लिए, तो आप उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करोगे बच्चों के लिए कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज का लेवल क्या होना चाहिए, जिसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या सीख जाओगे, राइट? ये बच्चों को पता होगा तभी तो पता चलेगा कि एग्जाम किस चीज का होने वाला है। उसके बाद आप इवैल्यूएशन को प्लान करते हो कि आपको फॉर्मेटिव एग्जाम्स भी लेने हैं और सम्मेटिव एग्जाम्स भी लेना है। फॉर्मेटिव एग्जाम मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स, सम्मेटिव मतलब डिटेल्ड और कंप्लीट स्ट्रक्चर वे में, राइट? एक मिनट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। उनके हर छोटे छोटे टाइम पीरियड के बीच में उनके जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करते रहना, राइट? इसके लिए आप इनफॉर्मल मेथड्स को भी चूज कर सकते हो और औपचारिक तरीकों को भी आप अपना सकते हो। अनौपचारिक तरीकों में, इनफॉर्मल मेथड में आप उनसे बात करते हो, फॉर्मल में आप उनके टेस्ट लेते हो। फिर डाइवर्स असेसमेंट टूल्स का आप यूज करते हो। कैसे? अलग अलग तरीके से आप उनका एग्जाम लेते हो जिससे उनकी अलग अलग स्किल का पता चल सके। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स उनको देते हो, प्रोजेक्ट्स उनको देते हो जिससे ग्रुप परफॉर्मेंस का पता चले, ओरल प्रेजेंटेशन जिससे उनकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चले, क्विज और टेस्ट, है ना, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो आप टेस्ट कर सको, राइट?
फिर आप फीडबैक और रीमीडिएशन। फीडबैक का क्या मतलब है कि उनको बताना कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उनकी कमियां हैं और क्या उनकी क्षमताएं हैं। और रीमीडिएशन में आता है कि आप उनकी कमियों को दूर करने के लिए दोबारा रेमेडियल टीचिंग का यूज करते हो, फिर उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो और उनका एक कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट करते हो, मतलब कंप्लीट उनकी स्टडी करते हो, जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल को, टीम वर्क को, लीडरशिप को, उनके बिहेवियर को, ये सारी चीजों को भी आप क्या करते हो, उनका मूल्यांकन करते हो। फिर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि आप खुद अपना मूल्यांकन करो, सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, या बच्चे आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करें, जिससे क्रिटिकल इवैल्यूएशन की स्किल भी डेवलप होती है। तो ये था हमारा आंसर, स्किल बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इन बिजनेस स्टडीज पर। और ओनली अगर सीसीई अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो स्किल बेस्ड सीसीई था और ये सीसीई है, तो आप आराम से इसको यहाँ से पढ़ सकते हो और अपने आंसर में आपको ऐड कर सकते हो। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं कि बिजनेस स्टडीज में सीसीई के क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं स्कूल में। इस तरह से अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इवैल्यूएशन पे, कि बिजनेस स्टडीज में इवैल्यूएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मूल्यांकन। ओके, मूल्यांकन से आपको क्या पता चलता है, आपका जो अधिगम और शिक्षण है, ये प्रक्रिया कितनी प्रभावी है, ये चीज आपको मूल्यांकन से पता चलता है। थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल, दोनों का पता चलता है। सबसे पहले मूल्यांकन अगर किसी भी डिसिप्लिन में हो रहा है ना, तो उससे हमें लर्निंग आउटकम्स का पता चलता है कि हमने जो सोचकर किसी को ये टॉपिक पढ़ाया था, उनको वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या उनकी कमजोरियां हैं, क्या उनमें स्किल का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, राइट। फीडबैक मिलता है हमें, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ता है, टीचर्स को भी गाइडेंस मिलती है कि हमें कैसे पढ़ाना है आगे से। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को ये प्रमोट करता है, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए बच्चों को तैयार करना, उत्तरदायित्व बनाए रखना, है ना। इवैल्यूएशन से टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। आज पढ़ाने के बाद अगर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं टीचर को भी ये लगेगा कि नहीं, मुझे अगली बार से और अच्छे तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स भी सोचेंगे नहीं, पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, मुझे और ज्यादा क्लास में ध्यान देना है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन प्लान पर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लेसन प्लान एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल टूल है जिसको यूज करके टीचर्स क्या करते हैं, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज चूज करते हैं और असेसमेंट मेथड्स को चूज करते हैं, राइट। ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है कि मुझे आज की क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसी को मैं लेसन प्लान कहती हूँ। मीनिंग क्या है लेसन प्लान का, टीचर का डिटेल्ड गाइड या आउटलाइन, रूपरेखा आप समझिए, जिसमें अधिगम के उद्देश्य हों, शिक्षण के जो भी साधन हमें चाहिए वो लिखे हों, शिक्षण का तरीका कौन सा होगा, मेथड्स क्या होंगे, कितने टाइम में हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा और मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने अपने बीएड में लेसन प्लान जरूर बनाए होंगे, ये वही लेसन प्लान है। टीचर कैसे डिजाइन करता है ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है। ओके, तो ये इस तरह से आपको आंसर को अटेंड करना है एग्जाम में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले डिसाइड होता है कि आप स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे हम स्टेटमेंट देते हैं कि स्टूडेंट जो हैं इस क्लास को पढ़ाने के बाद सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, राइट। ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट डिलीवरी, कि मुझे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ना। तो जब टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाना हो तो मैं सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगी, राइट, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगी, फिर ओलिगोपोली पढ़ाऊंगी और फिर मोनोपोली पढ़ाऊंगी, राइट। फिर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट इसमें होना चाहिए लेसन जब मैं प्लान करूं कि मुझे कितने टाइम पीरियड में अपना लेसन कंप्लीट करना है। कॉन्फिडेंस और प्रिपेयर्डनेस, appropriate teaching aids, student-centered learning, assessment and feedback, flexibility and adaptability, promotes reflective teaching, supports professionalism। तो ये सब लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि हम कैसे लेसन प्लान को यूज कर सकते हैं एक अच्छी टीचिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए।
अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग फॉर्मूला, शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? ठीक है, अगर आपको अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो आपको कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है या कोई मॉडल को यूज करना पड़ता है। कॉमर्स टीचिंग या बिजनेस टीचिंग में टीचिंग फॉर्मूले को यूज करके हम हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। टीचिंग फॉर्मूला है क्या? एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो हमें ये बताए कि कैसे टीचिंग प्रोसेस को लॉजिकल और सीक्वेंशियल मैनर में पूरा करना है। मुझे पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है। इस फॉर्मूले को जॉन फ्रेडरिच हार्बर्ट ने दिया है और एक सीक्वेंस बताया है कि हमें अपने क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। क्या? कि बच्चों को किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले तैयार करना कि आज हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक उनका इंटरेस्ट बनाना, उनको उस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले से नॉलेज है उसके बारे में पता करना और उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना। फिर हम टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसे प्रेजेंट करते हैं। फिर हम उसको कंपेयर करना या एसोसिएशन करना। इस स्टेज में क्या होता है कि जो मैं चीज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऑलरेडी जो पता है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो आपका है, उससे रिलेट करूं और फिर आज के टॉपिक के बारे में या उसको गहराई से आपको एक्सप्लेन करूं। फिर जनरलाइजेशन, एक बार मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, अब वो आपके लिए इजी हो गया, अब आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसे हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन, फिर बच्चों पर होता है ये कि वो उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल वर्ल्ड में, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स थे, आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन करके आराम से अपना आंसर जो है वो अटेंड कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और एक रेमेडियल टेस्ट होता है। देखो, ये शिक्षण के जो चरण होते हैं उनसे संबंधित टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उनको कोई प्रॉब्लम बताते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका टेस्ट करवाता है, जिससे क्या हो सके, प्रॉब्लम का पता चल सके, राइट। आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी अनहेल्दी चीजें फील कर रहे हो, आप एक्सप्लेन करते हो, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम का पता चले। टेस्ट करवाते ही चीजें ठीक तो नहीं हो जाती ना, उसके हिसाब से वो आपको दवाई देते हैं, तब आप ठीक होते हो, राइट। तो प्रॉब्लम को पता करने के लिए जो डायग्नोसिस होता है उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, और उसको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे हम रेमेडियल टेस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसके आंसर में आपको कैसे लिखना है। A diagnostic test is an assessment tool used to detect specific learning difficulty faced by students in a subject area. प्रॉब्लम का पता करना है ना। एक यूनिट टेस्ट ले लिया जहां पर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, हमें अच्छे से पता है, फिर भी हम उनका टेस्ट लेते हैं ताकि हमें ये पता चले उनकी नॉलेज कैसी है। फीचर्स की बात करूं तो रिमेडियल जो है वो इसके बाद आता है। ये एक स्किल बेस्ड टेस्ट है और ये कारण पता करना कि बच्चे क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उसका कारण पता चलना। इससे ग्रेडिंग और प्रमोशन, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये पता नहीं चलता कि बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा, राइट। ये रेमेडियल टेस्ट के लिए बेसिस बनाता है या हेल्प करता है। ये पहला चरण है, रेमेडियल टेस्ट दूसरा चरण है। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट में जैसे एग्जाम्पल के लिए डिबेंचर्स क्या होते हैं, बच्चों से पूछ लिया, मान लो उनको आता है तो वो एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं आता तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नॉलेज में कहाँ कमी रही है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, राइट। फिर आता है रेमेडियल टेस्ट। रेमेडियल टेस्ट जो है वो टीचिंग के बाद, मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद मैं आपसे कुछ अगर पूछ रही हूँ तो ऐसे टेस्ट को मैं रेमेडियल टेस्ट कहती हूँ। A remedial test is an evaluation tool conducted after targeted instruction। मुझे जो पढ़ाना था कंसेप्ट वो मैं आपको पढ़ा दूं और ये सुनिश्चित करना, ये निर्धारित करना कि स्टूडेंट्स की जो शुरू में जो प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको डिबेंचर पूछा, आपको नहीं आता था, फिर मैं आपको डिबेंचर के बारे में पढ़ा दूं, उसके बाद मैं देखूं आपको अब डिबेंचर के बारे में आने लगा है या नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, तो ऐसे टेस्ट को रिमेडियल टेस्ट कहते हैं। तो ये शिक्षण के जो चरण होते हैं उसमें शिक्षण के बाद वाले जो टेस्ट होते हैं उन्हीं में से एक है। अब इसके क्या फीचर्स हैं, ये रेमेडियल टेस्ट है, ये करेक्टेड लर्निंग गैप्स है, मतलब
कि आपकी नॉलेज में, आपकी लर्निंग में कोई कमी तो नहीं रह गई है, उसको ठीक करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। मैं आपसे पूछूंगी पढ़ाने के बाद, तभी तो मुझे पता चलेगा आपकी समझ में कहाँ कमी रही है, लर्निंग गैप्स क्या हैं। प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट को मेजर करता है। अब आपको बिजनेस स्टडी का ही एक एग्जाम्पल लेना है, जिसमें आप रिमेडियल टेस्ट को एक्सप्लेन करोगे। जैसे लिस्ट एनी टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर बच्चा बता पाया तो ठीक है, इफ द स्टूडेंट्स आंसर करेक्टली इट इंडिकेट रिमेडियल टीचिंग वाज इफेक्टिव। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस क्या होता है? लर्निंग डिफिकल्टी और नॉलेज गैप को पता करना, और रेमेडियल टेस्ट में लर्निंग डिफिकल्टी या नॉलेज गैप को सॉल्व करना। ओके, पहले कौन सा आता है? इंस्ट्रक्शन से पहले, शिक्षण से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, शिक्षण के बाद रेमेडियल टेस्ट लिया जाता है। फोकस की बात करें तो क्या है और क्यों है ना? ये जब बच्चे को नहीं पता हो कि डिबेंचर क्या होते हैं, बच्चों को नहीं पता, राइट? इस फोकस डायग्नोस्टिक टेस्ट का यही है कि क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है कि ये क्या होता है ना? तो ऐसे टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। और रिमेडियल टेस्ट कि हमने जो पढ़ाया वो आपको समझ आया या नहीं, उसे हम रेमेडियल टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन किस तरह के? डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ओके, और क्वेश्चन मास्टर लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें। टीचिंग प्रोसेस में रोल क्या है? हमें गाइडेंस मिलती है, टीचर्स को गाइडेंस मिलती है कि कैसे पढ़ाना है, बच्चों का नॉलेज लेवल क्या है। और रेमेडियल टेस्ट में टीचर्स को ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया वो प्रभावी शिक्षण था या नहीं था। स्टूडेंट्स की फीडबैक करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से स्टूडेंट और टीचर दोनों को फीडबैक मिलता है, और यहाँ पे प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेस्ड, यही पता चलता है कि आपने जो परफॉर्म किया वो कैसा था, सिर्फ उससे से रिलेटेड फीडबैक मिलती है। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का स्कोप बहुत ही नैरो है। टीचिंग रिलेशनशिप बात करें तो प्री टीचिंग इवैल्यूएशन से ये रिलेटेड है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया जो है उससे पहले से ये संबंधित है, और रेमेडियल टेस्ट शिक्षण प्रक्रिया के बाद वाले पोजीशन से संबंधित है, राइट? रिजल्ट्स की बात करें तो हमें गैप के बारे में पता चलता है, गलत अवधारणाओं के बारे में पता चलता है, या अधूरे पूर्व ज्ञान के बारे में पता चलता है। और रेमेडियल टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया उसमें और कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? तो ये इस तरह से आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे टूल्स, ऐसे संसाधन, रिसोर्सेज और ऐसी चीजें जो टीचर यूज करे जिससे उनकी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी, एंगेजिंग और मीनिंगफुल हो सके। Right instructional material not only facilitate better learning outcomes but also encourage analytical thinking, problem solving, active participation. Therefore, teachers must follow certain criteria while selecting instructional material. अब बिजनेस स्टडीज में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। आप इनको अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और इजीली आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आप जो भी पढ़ा रहे हो उसका करिकुलम से और उसके करिकुलम ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी। ओके, जो आप पढ़ा रहे हो वो डायरेक्टली उनके सिलेबस से मैच करना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है कि किसी अधिकारी ने उसको वैध घोषित किया हो। एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीएफ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए आपका इंस्ट्रक्शन मटेरियल और क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। ग्रेड एंड एज अप्रोप्रिएट, ग्रेड का मतलब हो गया क्लास, एज का मतलब हो गया उनकी मेंटल एज, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। एजुकेशनल वैल्यू, जिससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो कॉमर्स से रिलेटेड हो वो सारी स्किल्स उसमें होनी चाहिए। कल्चरल और एथिकली सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हो वो किसी भी कल्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी माल प्रैक्टिसेस आपको नहीं पढ़ानी है। जब आप बच्चों को अकाउंट्स बनाना सिखा रहे हो तो अकाउंट्स में से चोरी कैसे करते हैं वो नहीं सिखा सकते आप। तो कल्चरल और
एथिकल सेंसिटिविटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में, टॉपिक में। प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका टॉपिक, रियल लाइफ से मिलता जुलता होना चाहिए। लर्नर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। आपका जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। बच्चे इजीली, सभी बच्चे इजीली उसे प्राप्त कर सके। कोई किताब आप ऐसी नहीं जो हजारों में बिकती हो, वो किताब आप लेकर क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, घर जाके पढ़ेंगे कैसे, राइट। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ऐसे नहीं कि आप फॉरेन से किताबें मंगवा के पढ़ा रहे हो। ऐसे रिसोर्सेज को चूज करो जो इजीली अवेलेबल हो और हर बच्चे के पास मिल सके। टेक्नोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, अगर आप डिजिटल टूल्स का यूज कर रहे हो तो बच्चों के पास भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उन सारी चीजों को। अब आप गूगल मीट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के पास स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे क्लास से, राइट। एस्थेटिक और विजुअल अपील, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, इसे बहुत ज्यादा आंखों में नहीं आना चाहिए, अट्रैक्टिव हो, अच्छे से डिजाइन किया हुआ हो, इंगेजिंग हो, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। अप टू डेट होना चाहिए आपका कंटेंट। इवैल्यूएशन मेथड्स, आप इस तरह का कंटेंट पढ़ाओगे जिनका आप टेस्ट भी ले सको, राइट। इंक्लूसिविटी एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कंटेंट सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, मल्टीलिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से आते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। फिर आता है टेक्स्ट बुक मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बुक मेथड से आप कैसे पढ़ाते हो बच्चों को। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि आप स्टैंडर्ड नॉलेज बच्चों को दे सकते हो। किताबें सबके पास एक जैसी होती है, तो एक स्टैंडर्ड नॉलेज उसके अंदर प्रिंट किया हुआ होता है, राइट। पूरा सिलेबस उसमें कवर होता है। रेफरेंस और रिवीजन के लिए बहुत काम आती है बच्चों को किताबें, राइट। सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज लर्निंग, चैप्टर्स जो है वो सिस्टम से बनाए हुए होते हैं, स्ट्रक्चर से होते हैं, कि पहले को इंट्रोडक्शन सिखाई जाती है, फिर आपको उसके कंपोनेंट्स, घटक सिखाए जाते हैं, फिर प्रक्रिया सिखाई जाती है, राइट। तो इस तरह से किताबें जो होती है बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करती है। फीचर्स क्या है कि जब आप किताबों से पढ़ा रहे हो तो टीचर का ध्यान भी किताबों पे है, बच्चों का ध्यान भी किताबों पे है। तो ये टेक्स्ट बुक सेंट्रिक अप्रोच इसे हम कहते हैं। सिक्वेंशियल लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हम, सब बच्चे एक जैसा सीखते हैं। एग्जाम पर्पज से बहुत हेल्पफुल है ये। पैसिव लर्निंग को भी प्रमोट करती है ये। पैसिव लर्निंग कैसे कि टेक्स्ट बुक मेथड में टीचर का रोल ज्यादा होता है एक्सप्लेनेशन के टाइम, बच्चों की जो एंगेजमेंट है या इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम होती है, राइट। इससे हमारा टाइम बचता है, सबके पास इजीली अवेलेबल है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, स्टैंडर्ड चीजें पढ़ने को मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब किताब से बाहर भी अगर कुछ पढ़ाना चाहो तो टेक्स्ट बुक मेथड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। पैसिव लर्निंग है ये, इसमें बच्चे एक्टिवली पार्ट नहीं लेते। ओवर रिलायंस है, कई बार बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, सोचते हैं घर जाके किताब से अपने आप पढ़ लेंगे। लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सिर्फ किताबों में ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन क्या है वो नहीं समझ पाते, क्रिएटिविटी उनमें नहीं आती है। तो इस तरह से कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं। अब बिजनेस स्टडीज में क्या रोल होता है टेक्स्ट बुक मेथड का, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो थ्योरी से ही दी जाती है, राइट, चाहे वो अकाउंट से क्यों ना हो। तो उसके लिए किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस केस स्टडी पढ़ाना हो बच्चों को, किसी न्यूज आर्टिकल, प्रोजेक्ट या मार्केट के एग्जाम्पल देने हो, केस स्टडीज देने हो, तो उसके लिए किताबें चाहिए। बट पढ़ाते टाइम टीचर्स को टेक्स्ट बुक से परे भी जाना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट किया कैसे जाता है, होता क्या है, रेमेडियल से उसे क्या डिफरेंस है, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया। एक आपकी क्वेश्चन बनता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले कि हम ये करते क्यों है, जिससे हमें बच्चों की कमजोरी का पता चले, ओके, और ये पता चले कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा किसी कंसेप्ट को, और हमें कैसे पढ़ाना है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इन तीन चीजों के उद्देश्य से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो करते हैं। सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पता करना कि हमें क्या सिखाना है या हम क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या सीख जाए। फिर ये पता करना कि सीखने में उनको दिक्कत क्या आ रही है, डिटेक्टिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज। फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्लान करते हैं, मतलब एक टेस्ट बनाते हैं, एक पेपर बनाते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैच टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फिर टेस्ट को हम देते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए,
लेकिन कैसा होना चाहिए, कोई डरा धमका के या बच्चों को प्रेशर के अंदर आकर ये टेस्ट नहीं लेना। और सबसे पहली बात ये होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट में कि आप बच्चों को पहले ही बता दो कि ये टेस्ट आपको हेल्प करने के लिए लिया जा रहा है, ना कि आपको जज करने के लिए। ओके, फिर आप रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, रूट कॉज का पता लगाते हो कि मूल जड़ क्या है, और रेमेडियल टीचिंग की प्लानिंग करते हो, रेमेडियल मेजर्स को लागू करते हो। उसके बाद दोबारा टेस्ट लेते हो और ये देखते हो कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। इसी तरह से सेम आंसर है रेमेडियल टीचिंग का। ये आप आराम से यहाँ से पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ब्लूप्रिंट पे। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? ब्लूप्रिंट एक 3D चार्ट की तरह काम करता है, जो हमें ये दिखाता है कि हम हमारे एग्जाम में जो एग्जाम का पेपर बना रहे हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर्स बताने हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और क्या चीजें आपकी इसमें टेस्ट की जाएगी, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें। और आप एक्सप्लेन करोगे कि क्वेश्चंस कैसे होंगे एग्जाम में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो किसी एक वैलिड और बैलेंस्ड टेस्ट पेपर को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट एक रोड मैप की तरह काम करता है। अब उसमें आता क्या क्या है, वही बात है, सिलेबस बताओगे आप, लर्निंग आउटकम बताओगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताओगे। बहुत इजी टॉपिक है, पर बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो आंसर नहीं लिख पाते हैं। ब्लूप्रिंट कुछ नहीं है, आप जो एग्जाम पेपर बना रहे हो उसके बारे में सामान्य जानकारी जो आप बच्चे को देना चाहते हो, कि कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, राइट, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने टाइम में आपको टेस्ट सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन ही ब्लूप्रिंट में दी जाती है। तो ये एक मैंने सैंपल फॉर्मेट इसमें ऐड किया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से नॉलेज रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। नॉलेज में सीधा मैंने आपको पूछा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 2 क्वेश्चन आएंगे कि लीगल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो, डिटेल में एक्सप्लेन करूं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि किसी कंपनी को, बिजनेस को अगर लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है तो उसके स्टेप्स लिखो, या कोई फॉर्म फिल करना है तो उसके स्टेप्स लिखो। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गए। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि आपका एग्जाम पेपर आपने कैसे डिजाइन किया है, उसी की नॉलेज, उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इस तरह से ये मेरे टोटल मार्क्स हो गए। मार्केटिंग मैनेजमेंट के इतने क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैंने इतने क्वेश्चन अपने एग्जाम पेपर में ऐड किए हैं। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉलेज के 4 हैं, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के 4 हैं, एप्लीकेशन बेस्ड 5 क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हो गए। अब ब्लूप्रिंट का बिजनेस स्टडीज में क्या इंपॉर्टेंस है? ब्लूप्रिंट मैनेजमेंट थ्योरीज। अब ये एक सैंपल ब्लूप्रिंट मैंने ऐड किया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एक सैंपल ब्लूप्रिंट जो है वो बना के दीजिए। तो बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक है मैनेजमेंट थ्योरीज का। ओके, जैसे आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी होगी, बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ी होगी, है ना। तो एक टॉपिक होता है कॉमर्स में मैनेजमेंट थ्योरीज का, उसका ब्लूप्रिंट आपको प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो टॉपिक कवरेज हो गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मॉडर्न अप्रोचेस। इस तरह से मार्क्स आपको बताना है कि 20 नंबर का पेपर होने वाला है, टाइम आपको बताना है कि 40 मिनट्स में आपको ये पेपर पूरा करना है। तो इस तरह से ये एक ब्लूप्रिंट है। आपको नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको शुरू में ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, इन तीनों से आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है। तो ये उसका एक सैंपल पेपर मैंने आपको बना के दिया है। तो ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट के मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, है ना, शॉर्ट आंसर के मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, लॉन्ग आंसर के भी मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ओके, तो ये एक ब्लूप्रिंट है। प्रीफेस स्किल। प्रीफेस स्किल क्या है कि आप किसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हो, प्रेजेंट करते हो, उसी को हम प्रीफेस स्किल कहते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट और ध्यान अपनी तरफ खींचना, है ना, इंट्रोडक्शन स्किल इसे कह सकते हैं। ये एक टीचर की एबिलिटी होती है कि कोई भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले वो बच्चों को ऐसा क्या बोले जिससे बच्चे समझ पाए कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और टीचर हमें क्या सिखाने वाला है, उसके लिए उनका इंटरेस्ट जो है वो शुरू हो जाए। तो अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में एक लिंक क्रिएट करना, पूछते ही या बोलते ही बच्चों को पता चले हाँ इसके बारे में मुझे पता है,
या फिर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे जानना है। जिज्ञासा उत्पन्न करना बच्चों में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रीफेस स्किल के? प्रीफेस स्किल में क्या क्या चीजें, घटक, किन घटकों का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। टीचर जो है वो आज के टॉपिक को पहले ज्ञान से कनेक्ट करता है कि आपको ये तो पता होगा, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट स्टार्ट करना, टॉपिक को अनाउंस करना और उद्देश्य को बता देना। जैसे ही मैंने आपको बताया, आज हम बैंकिंग के प्रकार पढ़ेंगे, तो आपके उद्देश्य भी मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद मैं आपसे एग्जाम लूंगी और पूछूंगी कि कितने तरह के बैंक्स होती हैं। उसके बाद टीचिंग एड्स का यूज करना, जो मैं पीपीटी से पढ़ाऊं, किताबों से पढ़ाऊं, जिससे बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ सके। प्रीफेस स्किल को किस तरह से और अच्छे से यूज कर सकते हैं? प्रोवोकिंग क्वेश्चन, उकसाने वाले क्वेश्चंस पूछो जिससे बच्चे मजबूर हो जाए सोचने पे और कुछ बोलने में। एक स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाकर कोई टॉपिक को स्टार्ट करो, पिक्चर दिखा के किसी टॉपिक को स्टार्ट करो, एक कोई एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करो या करंट इवेंट लेकर स्टार्ट करो, राइट। मार्केटिंग टॉपिक अगर आपको पढ़ाना है तो आपकी प्रीफेस स्किल क्या होगी? आप बच्चों को क्या बोलोगे? आप जानते हो कि लोग आईफोन इतना महंगा होने के बावजूद भी क्यों लेते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछने से बच्चों में जिज्ञासा स्टार्ट होती है, क्यूरियोसिटी, कि हाँ, सबके अपने अपने आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से एक सीखने का माहौल बन जाता है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, राइट। फिर आप बताते हो कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। आज हम मार्केटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे पढ़ने के लिए, वो आपको करवाए हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास इसकी फाइल हिंदी में भी रेडी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो भी आपका मीडियम है आप मैसेज कीजिए, वहां आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ डिटेल नोट्स के साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कितना हेल्पफुल है और कितना समझ में आ रहा है। आगे आप किन किन टॉपिक्स पर क्लासेस चाहते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ओके, थैंक यू।